ये देखा आइटम दिखा। पता नहीं, देखते हैं क्या दिखाते हैं। हाँ देखो आज हमारे विद्यालय के अंदर इनके द्वारा जो भी बात बताई जाएगी उसे आप ध्यान से समझेंगे और सुनेंगे, ठीक है। तो अपने चैनल में बनाए रहेंगे आगे तो बच्चा भी करने का सभी को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं कांस्टेबल पुनीत शर्मा, SDRF राजस्थान पुलिस भरतपुर से। आज आपके विद्यालय में SDRF की टीम यहाँ पर एक जन जागरूकता कार्यक्रम के तहत आई है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, SDRF यानी स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, राज्य आपदा प्रतिसाद बल। आपने सुना कभी नाम SDRF के बारे में? नहीं सुना होगा तो मैं आपको इसका एक सूक्ष्म परिचय दे देता हूँ। पहले जैसा कि आपको पता है कि भारत पूरा विविधता का देश है और अपन यदि में बात करें तो मुख्य रूप से प्राकृतिक आपदाएं ज्यादा आती है। प्राकृतिक आपदाएं आपने सुनी होंगी, बाढ़ है, भूकंप है, सूखा है, भूस्खलन है, सुनामी है, ये सब अपनी प्राकृतिक आपदाएं होती है। मानव जनित आपदाएं भी होती है जिनमें मुख्य रूप से जैसे आग लगना, किसी भी बिल्डिंग वगैरह में या किसी भी बड़े एरिया के अंदर शॉर्ट सर्किट से जो आग लग जाती है उसे अपन मानव जनित आपदाओं के अंतर्गत लेते हैं। तो भारत के अंदर ऐसे आने वाली विभिन्न प्रकार की आपदाओं से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा एक संगठित बल के बारे में सोचा गया कि एक पर्टिकुलर ऐसा संगठन या ऐसा बल तैयार किया जाए जो केवल डिजास्टर के समय आम लोगों को बचाव करने द्वारा एक ऐसा संगठन तैयार किया गया जिसको NDRF के नाम से जाना जाता है, यानी नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स। इसका गठन किया गया। इसमें से किया गया देश की जो भी पैरामिलिट्रीज है, आपने सुना होगा SSB है, BSF है, अपने CRPF है, इन सबकी एक एक दोनों बटालियनों को लेकर नेशनल स्तर के ऊपर NDRF का गठन किया गया। लेकिन NDRF की जो तादाद है वो कम है और भारत आपने देखा है अपना भौगोलिक क्षेत्र बहुत ज्यादा है, तो एक निर्धारित समय पर यदि कोई आपदा आती है तो वहां तक NDRF का तुरंत पहुंचना एक बड़ा समस्या बन जाती है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा सभी राज्यों के अंदर SDRF के गठन की सोची गई कि प्रत्येक राज्य के अंदर एक SDRF भी होनी चाहिए ताकि कोई भी घटना होती है बाढ़ से संबंधित या प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित तो SDRF तुरंत वहां पर पहुंचकर अपना कार्य कर सके और लोगों की जान को बचा सके। तो इसी के तहत सन 2013 के अंदर अपने राजस्थान पुलिस के अंदर SDRF का गठन किया गया। राजस्थान पुलिस के डिपार्टमेंट से ही अपने जवानों की भर्ती कर उन्हें SDRF नाम दिया गया, जिसका पर्टिकुलर कार्य है सिर्फ डिजास्टर से रिलेटेड है। यानी कोई भी राजस्थान के अंदर कोई भी आपदा आती है तो उसके अंदर SDRF के जवान वहां तुरंत पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद वहां पर बचाव कार्य किया जाता है और लोगों को किसी प्रकार की आपदा है उससे बचाया जाता है। तो इस प्रकार से SDRF का गठन हुआ। जैसे कि आप सबको पता है कि नाम से डिसाइड है स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, यानी डिजास्टर से रिलेटेड कार्य। तो आप सबको स्कूल में पढ़ाते हैं डिजास्टर किसे कहते हैं? डिजास्टर आप कैसे आप समझते हो? आपका किसे कहते हैं बताओ? पीछे तो ज्यादा जाएगी, चलो मैं बता देता हूँ क्योंकि यहाँ पे शोर मिल जाता है। तो नहीं तो अपने क्या है जनजागरूकता कार्यक्रम का उद्देश्य रहता है कि आप तक टू वे कम्युनिकेशन बना रहे।
तो वो कहीं कहीं मतलब मैं आपको बताता रहूँ और आपसे पूछता ही रहूँ, लेकिन थोड़ा शोर है तो इसलिए मैं बता देता हूँ। आपदा एक ऐसी प्राकृतिक और मानव जनित घटना है जिसके अचानक आने से बहुत भारी मात्रा में जन और धन की हानि होती है। देखिए ना, जब कोई बाढ़ आ जाती है तो ग्राम के ग्राम खाली कराने पड़ते हैं, कुछ लोग बाढ़ के पानी में डूब के मर जाते हैं। भूकंप आता है तो बिल्डिंगें कोलैप्स हो जाती है, बिल्डिंगें गिर जाती है। तो इन सब चीजों में ज्यादा मात्रा में जन और धन की हानि होती है। तो ऐसी कोई घटना होती है तो उसको अपन क्या नाम देते हैं? आपदा। उसको अपन आपदा यानी डिजास्टर का नाम देते हैं। तो जैसे कि अब आपदा आ गई तो आपदा से बचने के लिए भाई अपन को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपदा को अपन रोक सकते हैं क्या? यदि भूकंप आ गया तो भूकंप को रोक देंगे अपन? नहीं रोक सकते। बाढ़ आ गई तो बाढ़ को रोक सकते हैं क्या? और अपने सुनामी आ गए उसको रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन यानी डिजास्टर मैनेजमेंट बनाया गया कि अगर कोई डिजास्टर आता है तो आप किस प्रकार से अपनी कार्रवाई करेंगे, वहां पर अपने आप को सुरक्षित रखेंगे और अपना बचाव करेंगे। तो हमारी टीम द्वारा आपको डिजास्टर मैनेजमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट के अंतर्गत आपको प्राथमिक चिकित्सा के बारे में जानकारी दी जाएगी कि आप यदि बेसिक नॉलेज आपको प्राथमिक चिकित्सा की है तो आप डिजास्टर न केवल डिजास्टर में बल्कि अपने दैनिक जीवन के अंदर भी आप इन चीजों का उपयोग करके अपनी जान को बचा सकते हैं, अपने साथी की जान को बचा सकते हैं और अपने परिवार के लोगों की जान को भी बचा सकते हैं। तो इसी कड़ी में अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं भूकंप की। भूकंप की अपन बात करें तो भूकंप आने का कारण अपन सब पढ़ते हैं ज्योग्राफी के अंदर, जिसके पास सब्जेक्ट होगा ज्योग्राफी जानता है कि भूकंप क्यों आता है। लेकिन अपना उद्देश्य ये नहीं कि भूकंप क्यों आ रहा है, भूकंप आने के बाद अपन को क्या करना है उस चीज के बारे में आज अपन कुछ चीजें सीखेंगे। देखो सबसे पहले जैसे कि आप सबको सूचना मिली कि भूकंप आ गया, सूचना मिलने के कारण यह है कि आपको खुद को झटके महसूस हो रहे हैं या विद्यालय प्रांगण है या कहीं पर भी आप बाहर कहीं पर भी हो, आपको ये सूचना मिलती है कि भूकंप आ गया और झटके महसूस हो रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये कार्रवाई आपको निश्चित तौर पर अपने दिमाग में रखनी है। यदि आप किसी बिल्डिंग के अंदर है, किसी भी ऐसे भवन के अंदर है जो उसके ऊपर छत है और अपन आप वहां से निकल सकते हो, तो आपको सबसे पहले भूकंप की सूचना मिलने पर दौड़ करके खुले मैदान में, जैसे आपके पीछे ग्राउंड बना हुआ है ना, इस प्रकार के ग्राउंड में आपको दौड़कर चले जाना है। मतलब किसी भी बिल्डिंग है या किसी भवन है या कोई छत है घर है अपना, वहां से आपको निकलकर एक खुले मैदान में चले जाना है जब तक कि भूकंप के झटके शांत नहीं हो जाते। दूसरा अपन बात करते हैं कि यदि अपन बिल्डिंग के अंदर है, बिल्डिंग का मतलब जैसे स्कूल भी हो गया, अपना घर भी हो गया, यदि उसके अंदर अपन मौजूद है तो अपन को क्या करना चाहिए, क्योंकि यदि आप देख रहे हो कि यदि कोई बिल्डिंग कोलैप्स हो गई है और आपके बाहर निकलने का रास्ता है जो बंद हो गया है, तो आप क्या करेंगे, उसके लिए आपको एक प्रक्रिया बताई जाएगी। आपको क्या करना है, जैसे कि अभी दे लेंगे, इस प्रकार से आपको एक छोटी पेंशन बना लेनी है। छोटी पेंशन बना के आपको अपने सिर को कवर करना है। कवर किससे करना है, यदि स्कूल के अंदर आप लोग हैं तो अपने बैग से कर सकते हैं, कॉपी किताब गत्ता जो भी कोई सख्त चीज है उसको आप अपने सिर पे रखें और इस प्रकार से आपको कवर कर लेना है ताकि कोई भी पत्थर कंक्रीट या कोई भी लगा वगैरह आपके सिर के ऊपर ना गिरे। और अगर आपको रास्ता बाहर निकलने का साफ दिखाई दे रहा है तो आपको क्या करना है कि धीरे धीरे चल के, किस प्रकार से, ऐसे इस प्रकार से आपको चलकर छोटी पोजीशन में आपको उस बिल्डिंग से बाहर निकल जाना है। ये तो है जब आपको सामने रास्ता दिखाई दे रहा है और कोई बिल्डिंग कोई अपने छत वगैरह नीचे गिर गई है। इसके अलावा आप लोगों से हमको रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा है और हम कमरे के अंदर या किसी बिल्डिंग में फंस गए हैं, तो आपको क्या करना है, जो अपनी बिल्डिंग के कोने होते हैं, कोई भी कमरे का जो कोना होता है उस कोने के अंदर, उस कोने के अंदर ही, आवाज पीछे तक आ रही है सही, तो उस बिल्डिंग के कोने के अंदर आपको इस प्रकार से अपना हाथ अपने सिर के ऊपर रखकर आपको अपना बचाव कर लेना है किसी भी कोने के अंदर। और कोना भी यदि आपको नहीं मिल पाता है तो कोई टेबल है, जैसे ये टेबल है पीछे नीचे हुई हो, तो इस टेबल के नीचे आपको चला जाना है। पीछे अपने टेबल है या कोई कुर्सी होती है, किसी की हाइट छोटी है यदि वो कुर्सी के नीचे आ सकता है, ऐसे इस प्रकार से आपको अपना बचाव कर लेना है। तो इस 2-3 तरीके जो आपको अभी भूकंप के दौरान बताए हैं, ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखने हैं। दूसरा, भूकंप के आने के बाद, यदि भूकंप आने के बाद जो भी निर्देश सरकार द्वारा दिए जाते हैं, जो भी अपने स्थानीय प्रशासन है, यदि आपको बताता है कि आप इस कैंप में यहाँ पर आ जाइए, आपको मेडिकल सुविधा यहाँ मिलेगी, जो भी चीज है
इन सब के पालना आपको अच्छी तरीके से करनी है। तो भूकंप के दौरान आप इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो आप अपने परिवार का और अपने साथी का बचाव कर सकते हैं। अब दूसरी चीज अपन देखते हैं कि सपोर्ट में भूकंप तो आ गया। अब भूकंप के दौरान मैंने आपको कहा कि दौड़कर चले जाना, या कोई स्लैब आपके ऊपर गिर गई, किसी आपके ऊपर चोट लग गई, तो उन चोट के दौरान आपके लिए महत्वपूर्ण चीज जो बन जाती है उसे बोलते हैं अपन फर्स्ट एड। क्या बोलते हैं? फर्स्ट एड, प्राथमिक चिकित्सा। आपने सुना है प्राथमिक चिकित्सा के बारे में? तो प्राथमिक चिकित्सा की यदि आपको नॉलेज है और कोई व्यक्ति जख्मी हो गया है, चोटिल हो गया है, तो उसका बचाव आप कैसे करेंगे? तो सबसे पहले अपन यदि कोई व्यक्ति अपने को चोटिल होता है, यदि भूकंप के केस के अंदर देख ले तो चोटिल मिलेगा तो उसमें सबसे पहले खून निकलेगा, रक्त स्त्राव होगा, ब्लीडिंग होगी। तो अपन को यदि ब्लीडिंग कंट्रोल का तरीका मालूम है तो अपन उसकी चोट को वहां पे कम कर सकते हैं। क्योंकि ज्यादातर केस के अंदर आपने देखा होगा कि अपन हॉस्पिटल लेके जाते हैं, किसी के ब्लड लॉस ज्यादा हो रहा है तो कई बार ज्यादा खून बह जाने से उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, मतलब उसकी मौत हो जाती है। तो अपना यदि पहला काम ये है कि अपन को ऐसा कोई पीड़ित व्यक्ति मिलता है जिसके ब्लड निकल रहा है तो उसके ब्लड को अपन को रोकना है। उसके तरीके 4, कितने हैं? 4 तरीके। सबसे पहला तरीका आता है डायरेक्ट प्रेशर, जिसे बोलते हैं सीधा दबाव। उसके लिए आपको क्या करना है? एक कपड़ा लेना है, कोई भी साफ कपड़ा, आपका रुमाल हो सकता है, कोई भी अपने आपका दुपट्टा, चुन्नी वगैरह, कोई शर्ट वगैरह उस समय पे, क्योंकि उस टाइम पे उसकी जान बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको जहां से ब्लड निकल रहा है उस स्थान पे डायरेक्ट लगा देना, दबाना है टाइट, ताकि उसकी जो खून निकल रहा है कम निकले। और इस प्रकार से कोई पट्टी, और हमारे पास तो क्या है, ये चीजें गोज पीस वगैरह, पट्टी वगैरह है, आप कहोगे सर हमारे पास नहीं है, तो आपको क्या करना है? कोई भी कपड़ा ले सकते हो, कोई भी साफ कपड़ा जो आपके पास उपलब्ध हो, क्योंकि ये चीजें ऐसी नहीं है अपने पास एट ए टाइम मौजूद रहे। तो इन सब देसी जुगाड़ों का इस्तेमाल करके भी आप सीधे दबाव के माध्यम से उसके रक्त को बहने से रोक सकते हैं। दूसरा अपन बात करते हैं तरीका है एलिवेशन। कौन सा है? एलिवेशन। एलिवेशन क्या होता है कि जब बॉडी में आप समय पढ़ा भी होगा कि जो ब्लड का फ्लो है हार्ट टू बॉटल मूव करता है, तो आपको क्या करना है? जिस भी पार्ट के अंदर से ब्लड निकल रहा है उस पार्ट को अपने हाथ से ऊपर की तरफ मूव कर देना है, मतलब ऊपर की तरफ उसको उठा देना है, ताकि जो उसका ब्लड फ्लो ज्यादा तेज हो रहा है वो कम हो जाएगा। और बाकी आपको डायरेक्ट प्रेशर वाली टेक्निक तो इस्तेमाल करके रखना है। तीसरा अपन बात करते हैं प्रेशर पॉइंट। प्रेशर पॉइंट क्या होते हैं कि बॉडी के अंदर सब्जी की अपनी नसें और वेन्स के माध्यम से जाता है ना खून, तो आपको क्या करना है? कहीं पर भी जैसे नस दिखती है, डॉक्टर अपन कहीं पर इंजेक्शन लगवाते हैं तो नस बोलता है ना, ऐसे यदि जिस पार्ट से नस खून बह रहा है उसके ऊपर के पार्ट में यदि आप किसी भी नस को थोड़ा सा दबा देंगे तो उससे भी उसका जो ब्लड का फ्लो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो 3 तरीके तो मोस्ट इंपोर्टेंट है आपको ब्लीडिंग कंट्रोल में ध्यान रखने। चौथा जो इम्पोर्टेंट तरीका है, लेकिन आजकल इसको यूज करना कम कर दिया है। वो क्यों कर दिया है उसके कुछ कारण मैं आपको बता दूंगा। चौथा तरीका होता है, उसको बोलते हैं अपन टूर्निकेट। क्या बोलते हैं? टूर्निकेट। टूर्निकेट को हिंदी में बोलेंगे रक्तबंध। रक्तबंध क्या है? आपने ज्यादातर केस में देखा होगा कि कोई बॉडी पार्ट कट गया, कट के अलग हो गया, हल्का सा लटका हुआ है और उसमें खून बहुत ज्यादा बह रहा है, तो आपको क्या करेंगे? रस्सी को एक सिंगल गांठ लगा देंगे। क्या लगाएंगे? सिंगल गांठ, और बीच में एक पैन। यदि पैन नहीं है तो कोई भी लकड़ी ले सकते हो छोटी सी, या कोई भी गोल आकार की, उस पर वापस से कैसे गांठ लगाएंगे। गांठ लगाने के बाद आपको क्या करना है? इसको ऐसे रोटेट करना है। रोटेट किस लिए करना है? इसको टाइट करने के लिए। जब तक आपको लगे कि भाई खून ज्यादा मात्रा में बह रहा है तो आपको उसको टाइट कर देना है। टाइट करने के बाद आप तुरंत उसको हॉस्पिटल लेके जा सकते हैं। और हॉस्पिटल ले जाने के दौरान आपको विशेष ध्यान रखना है कि 5 से 6 मिनट के अंदर उसको थोड़ा थोड़ा आपको यूज भी करना है। क्या करना है? यूज करना है। जो भी टाइट बांध रहा है ना उसको आपको लूज कर देना है। लूज क्यों करना है? क्योंकि कई बार क्या है कि उसका बॉडी पार्ट आगे हल्का सा लटका हुआ भी है और उसके अंदर भी ब्लीडिंग नहीं, जो वापस से खून का क्या नाम से भाव नहीं जाएगा, खून वापस नहीं उनकी सेल्स में नहीं जाएगा, तो उसके टिश्यूज है और जो सेल्स है वो मरना शुरू हो जाएंगे और उसका अंग भी आप को काटना पड़ सकता है। तो थोड़ा थोड़ा उसकी बॉडी में आगे वाले हिस्से के अंदर ब्लड जाना भी जरूरी है, इसलिए आपको बीच में थोड़ा थोड़ा उसको टूर्निकेट वाले पेन को यूज भी करना है। तो ये 4 तरीके थे ब्लीडिंग कंट्रोल के, क्योंकि ज्यादातर केस में ये होता है, आप ये जरूरी नहीं है कि डिजास्टर में काम आए कि साथ बाढ़ आएगी तभी काम होगा, भूकंप आएगा जब भी हम इस चीज को करेंगे। ये सब चीजें आपको जागरूक करने का उद्देश्य ये है कि डिजास्टर के अलावा आपके दैनिक जीवन में
कभी भी ये चीजें काम आ सकती है। आप स्कूल में खेल रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, कई बार एक्सीडेंट हो गया तो इन सब चीजों में काम आती है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज अपने को देखने को मिलती है, चाहे भूकंप का केस हो, चाहे आजकल एक्सीडेंट वगैरह हो रहे हैं, अपनी जो आंख पे चोट लग जाती है, क्योंकि देखो फ्रैक्चर वगैरह का तो आप इलाज 2 दिन बाद भी हो जाएगा, लेकिन ये आंख है जो अपनी बहुत सेंसिटिव होती है, तो आंख में भी चोट लग गई और आंख की आई बेल बाहर आ गई है, तो आपको क्या करना है, इसके लिए प्राथमिक चिकित्सा देनी है। कैसे देंगे? आपको एक कप लेना है। अब एक कप ऐसा है कि आपको हर जगह मिल जाएगा, बाहर चाय की दुकान पे जाएगा वहां पर भी मिल जाएगा। इस कप को लेकर आपको एक कपड़ा लेना है साफ, ऐसा कोच पीस आपको मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं कॉटन का, उसको पानी में अच्छी तरह आपको डिप कर ले। डिप का मतलब ये है कि उसको पानी में निकाल के पूरा अच्छा तरीके से निचोड़ लेना है। क्यों? क्योंकि जो अपनी आंख है उसके अंदर मॉइस्चर होता है ना, लंबी लंबी से रहती है, अगर पानी से लिक्विड से रहता है, तो उस मॉइस्चर को बनाए रखने के लिए उस आंख के अंदर की जो बाहर निकल के आ गई है, अगर सूखने शुरू हो जाएगी, सूख जाएगी तो वो आंख खराब हो जाएगी और आपके प्राथमिक चिकित्सा का कोई महत्व नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से इसको पानी में डुबो के कप के अंदर रखना है। अब सपोज मानो इसकी आंख बाहर निकल गई है, तो इसको अपन कैसे लगाएंगे? आंख को इस कप के अंदर कवर करते हुए, कैसे? इस तरीके से आंख को कप के अंदर कवर करेंगे, दूसरी आंख पर भी एक कपड़ा लगा देंगे, क्योंकि दोनों आंखें एक साथ मूवमेंट होती है, आप सबने देखा होगा, अलग अलग काम करती है क्या आंखें? एक इधर देख रही है, एक इधर देख रही है, नहीं करती ना? क्यों करती है? क्योंकि दोनों एक साथ मूव करेंगी तो जो आंख बाहर निकली हुई है वो भी क्या होगी, उसमें परेशानी आएगी। तो इसलिए आपको दोनों आंखों को कवर करते हुए इस प्रकार से पेपर कप के अंदर उस आंख को बहुत ही सावधानी पूर्वक संभाल कर एक कपड़े की मदद से, या आपके पास कोई पट्टी वगैरह मौजूद हो तो इस प्रकार से उसको कवर कर देंगे, तो उसकी आंख है, उसकी जो आंख बाहर निकली हुई है, और उसको अपन जहां तक है कि बचाने की कोशिश कर सकते हैं। इस दौरान आपको मानसिक सांत्वना का भी ध्यान रखना है कि जो व्यक्ति है यदि उसके चोट लग गई है, आंख बाहर आ रही है, तो उसे आपको मानसिक सांत्वना भी देते कि भाई तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, तेरे को हमने फर्स्ट एड दे दिया है और तुम्हें आगामी उपचार के लिए अपने हॉस्पिटल लेकर चले जाएंगे। तो ये तो था आंख का। खोलो देखो। दूसरा अपन ज्यादातर केस देखने को मिलता है कि कई बार खेलते खेलते एक्सीडेंट में अपन नीचे गिर जाते हैं, तो अपने फ्रैक्चर वगैरह, शोल्डर में चोट लग जाती है, अपने हाथ में चोट लग जाती है, पैरों में चोट लग जाती है, तो इस प्रकार की चीजों में अपन फर्स्ट एड कैसे करेंगे? तो इसके लिए अपन डॉक्टर नहीं है, लेकिन यदि अपन को कुछ ही जानकारियां हैं प्राथमिक चिकित्सा के बारे में और स्टेबलाइजेशन का मतलब होता है स्थायीकरण, उसकी चोट, जिस किसी व्यक्ति को चोट लगी है उसकी चोट को और अधिक बढ़कर नहीं दिया जाए। इन सब चीजों के लिए आपको फर्स्ट एड में दौरान आपको क्या करना है, एक ट्रायंगुलर कलर की बैंडेज लेनी है, एक ट्रायंगुलर शेप की बैंडेज लेनी है। ट्रायंगुलर इसको आप खुद बना सकते हैं, कैंची से काट के त्रिकोणाकार पट्टी बना लेंगे और पट्टी के एक कोने के ऊपर, ये देखिए इसका एक कोना ले लेंगे, एक कोने के ऊपर आपको गांठ लगा देनी है इस प्रकार से। ये चीजें आप खुद भी कर सकते हैं, उसके लिए आपको करिए नहीं कि अलग से आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, सिंपल चीजें हैं, लेकिन इनकी वजह से आप किसी व्यक्ति की जान को बचा सकते हैं, किसी व्यक्ति के क्या नाम से दर्द को कम कर सकते हैं। तो सपोज वाले उसके शोल्डर में चोट लगी हुई है, तो इस प्रकार से शोल्डर को इस ट्रायंगुलर पट्टी के कोने वाली साइड से, ये दिख रहा है पीछे सभी को, पीछे दिख रहा है, खड़ा देखो, इस प्रकार से अपन ने ट्रायंगुलर बैंडेज ले ली है। ट्रायंगुलर बैंडेज लेने के बाद इसके लिए एक सिलिंग की अपन ने व्यवस्था करी है। ये हंसो मत, क्योंकि कारण ये कभी भी अपन बात एक चोट व्यक्ति की कर रहे हैं, चोट किसी को भी लग सकती है, कभी भी लग सकती है। तो इस प्रकार से अपन इसके वहां पर एक सिलिंग लगा देंगे और इसको और अधिक मजबूत करने के लिए, क्योंकि आपने कई बार देखा होगा फ्रैक्चर के केस के अंदर भी डॉक्टर क्या करता है, पट्टी अपने गले में बांध देता है, बांधता है ना? अरे देखा नहीं देखा आपने, किसी का हाथ फ्रैक्चर हो जाता है या पैर भी, कभी आप किसी का फ्रैक्चर होता है हॉस्पिटल में जाओ, डॉक्टर एक रस्सी से पैर को लटका देता है ऐसे। क्यों लटका देता है? ताकि वो मूवमेंट ना करे, क्योंकि मूवमेंट होने से उसका चोट, अब ये इसका हाथ देखो ऐसे बिल्कुल एक जगह स्टेबल हो गया, अब इसको अपन कहीं भी लेके जा सकते हैं, भाई साहब मोटरसाइकिल बैठ रहा है, चल रहा है, चल रहा है, उसके इस हाथ में मूवमेंट नहीं होगा और उसके जो दर्द है, इसके दर्द हो रहा है, इसकी चोटों में और अधिक आगे नहीं बढ़ेगी। तो ये तरीका है इसका क्या नाम से, सिलिंग और सुराख को बांधेगा, क्योंकि कई बार अपने पास साधन होते नहीं है, तो इन चीजों का इस्तेमाल करके अपन प्राथमिक चिकित्सा दे सकते हैं। तीसरा, जैसा कि अपन भूकंप की बात कर रहे थे,
भूकंप के अंदर ज्यादातर केस अपन को कई बार देखने को मिल जाता है कि कोई नुकीली वस्तु से मतलब ये है कि सपोज मानो आरसीसी की छत है, कोई सरिया, कोई नुकीली लकड़ी, कोई नुकीला प्लास्टिक का टुकड़ा, कोई भी ऐसी चीज है जो अपने शरीर को आर पार कर जाती है। क्या कर जाती है? आर पार, मतलब इम्पिंग ऑब्जेक्ट जो शरीर को भेज देता है। तो उसके फर्स्ट एड के लिए अपन कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आप सपोज ये मान लीजिए ये कोई सरिया का टुकड़ा है, क्या है? सरिया का टुकड़ा है जो कि इसके हाथ के अंदर आर पार हो गया है, मतलब पूरे शरीर के हाथ के दोनों साइड से निकल गया है। तो इसको प्राथमिक उपचार कैसे देंगे? ये इसको बोलते हैं डू नॉट हमारी भाषा में। बाकी अपने उंगली टाइप में होती है, आप एक कपड़ा लेके उंगली टाइप बना लेंगे। किस साइज की बनाएंगे? जिस साइज का इम्पील्ड ऑब्जेक्ट उसके बॉडी में गया है, ताकि वो उसके बीच चला जाए। इस प्रकार से वो इस तरीके से उसको जो इम्पील्ड ऑब्जेक्ट है आपको कवर कर देना है। एक बात का विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है, ज्यादातर अपन पिक्चर में देख लेते हैं या कई बार अपन खुद ही हीरो बनने की कोशिश करते हैं। कोई आदमी आपको ऐसा मिला जिसके सरिया घुसा हुआ है या कोई चक्कू घुसा हुआ है या कोई नुकीली चीज है, तो आप उसको तुरंत बाहर निकाल देते हो ना कि इसके दर्द हो रहा होगा, चक्कू यदि घुस गया तो इसके दर्द हो रहा होगा। आपको ये काम नहीं करना है। कोई भी आपको ऐसा केस मिलता है जिसके कोई सरिया आर पार हो रखा है, कोई लकड़ी आर पार हो रखी है या कोई नुकीली चीज आर पार हो रखी है, तो आपको उसको निकालना नहीं है। आपको क्या करना है? इस प्रकार से उसको स्टेबलाइज करना है, मतलब उसकी चोट को वहीं पर ही स्थिर कर देना है। उसके बाद आप उसको हॉस्पिटल लेके जाएंगे। हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर अपने उपचार के माध्यम से उसको ऑब्जेक्ट को बाहर निकालेगा और उसको उपचार देगा। तो ये 3-4 चीजें ऐसी है, इस प्रकार से आप पट्टी लेंगे और उसको वहीं पर ही स्टेबल कर देंगे। तो स्टेबल क्यों करना है? ताकि वो जो चोट है, अब सरिया है, अपन सरिये को निकालेंगे या उसको हिलाएंगे डोएंगे, दर्द होगा ना। कोई भी चीज है, जब सुई भी चुप जाती है हल्का सा दर्द होता है, तो इस प्रकार से उसके स्टेबलाइज कर देंगे तो उसकी चोट में उसको राहत मिल जाएगी। तो ये तो तरीके थे यदि भूकंप के केस के अंदर आप सबको यदि ऐसी स्थिति आ जाए कि कोई चोटिल व्यक्ति मिल जाता है या क्या नाम से कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिसके नाम बाहर आ रही है इम्पील्ड ऑब्जेक्ट है, तो आप ये प्राथमिक चिकित्सा करके उसकी जान को बचा सकते हैं। ये पीछे दिखा सकते हो, पीछे तो ये तो था भूकंप के बारे में। अगला अपन एक टॉपिक पे बात करेंगे जिसका नाम है सीपीआर। सुना है आपको सबने सीपीआर के बारे में? एक तरीका और है, क्योंकि थोड़ा सा आप लोग इधर ध्यान से देखिए क्योंकि कई चीजें क्या मिस होती है। एक तरीका, यदि आपके पास क्या नाम से टैंगलर है, पट्टी भी नहीं है, तो आप लोगों की टी शर्ट पहन रखी है, शर्ट पहन रखी है, तो शर्ट का तो क्या करना है? आपको एक बटन अपना खोल के इस प्रकार से और हाथ को ऐसे दिख लेना है, ठीक है? अपने इस हाथ को आपको रोटेट नहीं करना है, इस हिसाब से आप शर्ट में कर सकते हैं। और एक टी शर्ट है तो इस प्रकार से आप टी शर्ट के अंदर अपने हाथ को स्टेबल भी कर सकते हैं। तो 2-3 मेथड ऐसे स्टेबलाइजेशन के जिनका उपयोग करके आप किसी के चोट लगी हुई है तो उसकी चोट हल्का सा या उसके दर्द को हल्का सा कम कर सकते हैं। अब आप जैसे अपन सीपीआर की बात कर रहे थे, तो आजकल आपने ज्यादातर केस में देखा होगा कि हार्ट अटैक के केस ज्यादा आ रहे हैं ना। आजकल नए लड़के नए बच्चे उनको भी क्योंकि अपना खान पीन कुछ ऐसा हो गया, कुछ जलवायु ऐसी है, कुछ वगैरह कारण ले, तो कई चीजों के अंदर हार्ट अटैक आ रहे हैं। तो हार्ट अटैक के अंदर जब हम प्राथमिक चिकित्सा की बात करते हैं तो उसमें मुख्य रूप से आता है सीपीआर, यानी कार्डियोपल्मोनरी रिसससिटेशन, हृदय को पुनर्जीवित करना। अब हृदय को पुनर्जीवित कैसे करेंगे? आप सबको पता है जब हार्ट अटैक आता है तो हार्ट अटैक के अंदर अपना जो हार्ट है वो काम करना बंद कर देता है। अब वापस उसको काम करने चालू करने के लिए अपन सीपीआर देते हैं। अब सीपीआर कैसे दिया जाता है, कब दिया जाता है, किसको दिया जाता है और किस तरीके से दिया जाता है, इस चीज के बारे में अभी आपको डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया जाएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप युवा पीढ़ी है तो आपको इस चीज के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है, क्योंकि कहीं पर भी अपन को ऐसा केस देखने को मिल जाए कि किसी के हार्ट अटैक आया है तो आप सीपीआर की मदद से उसे बचा सकते हैं। तो सीपीआर देने के लिए सबसे पहले आपके पास 2 कंडीशन होना जरूरी है। यदि कोई व्यक्ति आपके सामने बेहोश हुआ है और आपको लगता है कि इसको हार्ट अटैक आया, तो कैसे पता लगेगा? आपको ये कैसे पता लगेगा कि इस व्यक्ति में हार्ट अटैक आया है? मैं बता देता हूँ। कई बार क्या, जैसे अपन कोई व्यक्ति के हार्ट अटैक आएगा तो उसके साइलेंट सिम्पटम्स होते हैं, वो अपने दोनों हाथों से अपने चेस्ट की तरफ, क्योंकि आप अपना एक ह्यूमन नेचर होता है या प्राकृतिक चीज है कि जहां कहीं भी दर्द होता है अपना हाथ ऑटोमेटिकली उसी जगह पर चला जाता है ना।
कई बार अगर सिर में दर्द होता है तो अपनी दबाते हैं, यार सिर में दर्द हो रहा है, हाथ हो रहा है तो हाथ को दबाते हैं, यार हाथ में दर्द है। ऐसे जब हार्ट अटैक आता है तो आदमी को अपने दोनों हाथों को अपने चेस्ट की तरफ लेके जाता है, उसको दर्द का अनुभव होता है, तो आप इससे संभावना लगा सकते हैं कि उसे हार्ट अटैक आया है। दूसरा, अगर तुम्हें बेहोश हो जाओ, बेहोश होने के बाद आपको लगता है कि मुझे इसको CPR देना है, उसके हार्ट अटैक आया है, तो आपको दो बातें विशेष तौर पर ध्यान रखनी है। पहली, आपको सबसे पहले उसकी सांस चेक करनी है कि वो सांस ले रहा है या नहीं ले रहा है। दूसरा, अपन देखते हैं उसकी पल्स, कि उसकी पल्स चल रही है या नहीं चल रही है। उसको अपन कैसे चेक करेंगे? उसके लिए अपने पास एक मेथड है, मेथड का नाम है LLF। इसको बोलते हैं लुक, लिसन और फील। लुक क्या करना है? इस प्रकार से क्वेश्चन लेते हैं, छाती के पास में उसका हाथ रखेंगे और अपनी देखेंगे कि उसकी छाती अप डाउन हो रही है नहीं हो रही है, क्योंकि सांस लेकर जब अपना पेट ऊपर नीचे होता है ना, तो अपन उस चीज को देखेंगे जिसका अपडाउन ऊपर नीचे हो रहा है या नहीं। सेकंड अपन क्या है कि लिसन, उसकी सांस की आवाज को अपन सुनेंगे, सांस लेते जब कान को उसके नाक के पास लेके जाएंगे और वो सांस ले रहा है तो अपन को पता लग जाएगा। दूसरा क्या है? फील। फील का मतलब ये है कि जो सांस ले रहा है अपने गाल पर टच हो रही है, उसको अपन फील कर सकते हैं कि भाई ये आदमी जिंदा है या इसकी पल्स और सांस बंद हो गई है। तो सबसे पहले आपने दोनों चीज चेक करनी है। उसके बाद आपको कंफर्म हो गया है कि इसको हार्ट अटैक आया है और इसको CPR देना है, तो सबसे पहले उस व्यक्ति को आपको एक प्लेन समतल मैदान पे लेना है, क्योंकि कोई आदमी अपन को कुर्सी बैठा भी मिल सकता है, कोई बेड पे भी मिल सकता है जिसको अटैक आया है, तो उसको एक सेफ पोजीशन में उसके आसपास से सारी चीजें साफ कर देनी है। कोई ऐसा कोई कंकर है, कोई पत्थर है, कोई ऐसी चीज उसके नीचे ना हो जिससे कि आपको CPR देने में दिक्कत हो और उस आदमी को और समस्या हो। तो आपको समतल मैदान पर लेटा लेना है। उसके बाद सबसे पहले आपको ये पोजीशन का पता होना चाहिए कि CPR देना कहां पर है, CPR कहां पर देना। उसके लिए एक बार जो रिप्स होती है, ये जो रिप्स होती है अपनी पसलिया के बीचों बीच एक पार्ट होता है, इसको बोलते हैं जायफर्ड प्रोसेस। क्या बोलते हैं? जायफर्ड प्रोसेस। उस जायफर्ड प्रोसेस से 3 उंगली ऊपर और बीचों बीच जो हड्डी होती है उसको बोलते हैं स्टर्नम। क्या बोलते हैं? स्टर्नम। स्टर्नम हड्डी के बीच पे आपको 3 उंगली ऊपर इस प्रकार से एक पोजीशन, एक जगह डिसाइड करनी है जहां पर CPR देना है। अब देखिए CPR, एक चीज मैं आपको ध्यान बता दूं कि कभी भी CPR जिंदा आदमी को नहीं दिया जाता, इसलिए हम डमी का यूज करते हैं। ये क्या है? डमी। इसलिए हम डमी का यूज करते हैं। आप लोग भी आज के अभियान खत्म होने के बाद एक दूसरे के ऊपर प्रैक्टिस नहीं करनी है। कई बार सोचे कि आज सिखा दे रहे हैं तो एक दूसरे के ऊपर CPR देकर देख लो, वो काम आपको नहीं करना है, ठीक है? तो सबसे पहले आपको पता लगा लिया क्वेश्चन का। उसके बाद आपको क्या करना है? अपना मास्टर माइंड। उसके बाद जैसे आपने बता दिया है तो आपको कॉन्शियसनेस की चेक करनी है। आपको क्या करना है? अब कोई बेहोश व्यक्ति है, यहाँ पर 2 चीजें आपको मेन रूप से देखनी है। आपने उसकी कॉन्शियसनेस की जांच करनी कि वो आदमी बेहोश ही है या थोड़ा सा, कई बार आदमी को हार्ट अटैक ही आया है, तो आपको उसमें कॉन्शियसनेस की चेक करनी है। दूसरा आपको काम करना है, जैसे कि अभी सबने कहा, टेबल पर बैठा नहीं बता देंगे। बहुत ध्यान से आपको सुनने वाली चीजें है, आप इसको ध्यानपूर्वक सुनो। देखो ये चीज अभी आपको टेबल पर रख के बता रहे हैं। टेबल पे इसलिए बता रहे हैं, कोई और ताकत है? अभी एक बार जो इसका प्रोसेस होता है मेनली वो आपको करके हम बता देते हैं नीचे। इसमें क्या है, जैसे आपको पता लग गया कि क्या किस जगह पर आपको CPR देना है, तो सबसे पहले आपने कॉन्शियसनेस की चेक कर ली। उसके बाद आपने उसके पल्स वगैरह, सांस वगैरह सबको चेक कर लिया। अब सिर्फ CPR देने का काम। अब जैसे उन्होंने पल्स चेक कर ली, कौन सी पल्स चेक करेंगे इसमें? अपने गर्दन वाली। कौन सी पल्स है ये? इसे बोलते हैं कैरोटिड पल्स। कौन सी पल्स बोलते हैं? कैरोटिड पल्स। इस पल्स को आपको चेक करना है। यदि आपको महसूस होता है कि पल्स एब्सेंट है, तब आपको CPR अप्लाई करना है। उसके लिए सबसे पहले आपका अपना मास्टर हैंड है जिससे आप काम करते हो, खाना पीना खाते हो और क्या नाम से अपने स्कूल पढ़ाई वगैरह, और दूसरे हाथ को उसके ऊपर इस प्रकार से आपको पोजीशन बना लेनी है।
प्रेशर बनाने का दोनों पहलुएं आपको सीधी रखनी है और 30 बार उसको कंप्रेस करना है। कितनी बार? 30 बार। 30 टाइम आपको चेस्ट को दबाना है 4 से 5 सेंटीमीटर तक। तो 30 बार दबाने के बाद आपको 2 रेस्क्यू ब्रीथ यानी कृत्रिम सांस देनी है। वो कैसे देनी है? एक कोई कपड़ा, साफ कपड़ा जिसको सीपीआर अपन दे रहे हैं उसके मुंह पर रख देंगे, उसकी नाक को बंद करेंगे। नाक को बंद करने के बाद अपने मुंह से आपने उसके मुंह में 2 बार कृत्रिम सांस देनी है। देखिए कैसे दे रहे हैं, सांस भरनी है और वापस उसके मुंह में सांस देनी है। नाक को बंद करके रखना है क्योंकि जो सांस दे रहे हो नाक के माध्यम से बाहर भी आ सकती है। तो इस प्रकार से वापस से आपको समय चालू करना है और चलते चालू हो जाने के बाद वापस से आपको 2 बार रेस्क्यू ब्रीथ देनी है इसी प्रकार से। तो ये जो सर्कल है ये कितनी बार चलेगा? 5 बार। कितनी बार चलेगा? आपको ये सर्कल 5 बार चलाना है। 5 बार सर्कल चलाने के बाद आपको वापस से उसकी पल्स को चेक करना है, कैरोटिड पल्स को। पल्स यदि प्रेजेंट हो गई है तो आपको वहां पर सीपीआर की कार्रवाई को रोक देना है और उसे आगामी उपचार हेतु अस्पताल लेके जाना है। अगर पल्स एब्सेंट ही रहती है, आपने 2-3 बार चेक कर लिया, तो जब तक ही अपने पास कोई ईएमएस वगैरह उपलब्ध ना हो, 108 की कोई गाड़ी नहीं आ जाए या फिर आप उसको हॉस्पिटल ना ले जाओ, तब तक आपको सीपीआर की कार्रवाई चालू रखनी है। तो ये आपको कुछ चीजें हैं विशेष तौर पे ध्यान रखनी है। अब मैं बताता हूँ कि सीपीआर कारगर क्यों है। तो सीपीआर कारगर इसलिए है क्योंकि अपने मेडिकल टर्म के अंदर आदमी की मृत्यु 2 तरीके की होती है। कितने तरीके की? 2 तरीके की। एक तो होती है क्लिनिकली डेथ और एक होती है बायोलॉजिकल डेथ। क्लिनिकली डेथ से रिकवरी हो सकती है क्योंकि जो चिकित्सक की मृत्यु है, आपने कई बार सुना होगा कि अपन डॉक्टर हॉस्पिटल में किसी को डेथ डिक्लेयर कर देता है कि एकदम मर गया और 5-6 मिनट बाद आदमी वापस से वो जिंदा हो जाता है। उसके लगाते हैं कई बार चेस्ट के ऊपर सब करंट लगाते हैं मशीन से। तो कई बार क्या है कि 5 से 6 मिनट के अंदर जब तक आदमी की बायोलॉजिकल डेथ यानी उसके टिश्यू और सेल्स मरना स्टार्ट नहीं हो जाते, तब तक उस व्यक्ति को बचाया जा सकता है। तो सीपीआर को भी अपन उसी सिद्धांत के आधार पर लेते हैं कि 5 से 6 मिनट के अंदर यदि किसी व्यक्ति को सीपीआर दे दे तो उसे हार्ट अटैक से बचाया जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो आप सबको बताया। आया समझ में? तो कभी यदि आवश्यकता पड़ती है और आपको ऐसा केस लगता है कि आप सीपीआर दे सकते हो और आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, तो आपको उसको सीपीआर देना जरूरी है। अब ये तो बात है, अगली कड़ी में अपन बात करते हैं बाढ़ के बारे में। बाढ़ का मतलब जैसे कि अपन धौलपुर में रह रहे, धौलपुर में कभी चंबल आ जाती है या बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के अंदर ज्यादा पानी भर जाता है, या आप कभी ऐसी क्षेत्र जो सरकार द्वारा निर्देश दिए गए हैं, सरकार द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उनकी पालना करनी है। वो कहते हैं भाई आप अपने घरों को खाली कर दे, सुरक्षित स्थान पर चले जाए, या अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज है, अपनी खाद्य सामग्री है, उसका संग्रहण करके अपने पास रखे ताकि जरूरत पड़ने को काम आ सके। दूसरा, अपने पास कुछ उपकरण क्या है, अपने पास कुछ सेफ्टी गैजेट्स है, इसको बोलते हैं लाइफ जैकेट। क्या बोलते हैं? लाइफ जैकेट। इसको पहनने से व्यक्ति को बचाया जा सकता है। क्षमता इसकी 80 किलो की होती है। 24 आवर्स तक ये काम करता है। 24 आवर्स के बाद ये एक साथ नहीं डूबेगा पानी के अंदर, धीरे धीरे इसकी जो फोन है वो पानी ऑब्जर्व करती है, धीरे धीरे डूबती है। 24 घंटे के अंदर आपके पास कोई ना कोई राहत टीम आ जाएगी, राहत दल आपके पास पहुंच जाएगा तो आपको बचाया जा सकता है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी चीज है। कहीं पर भी आप पानी के आसपास वाले इलाके में हैं या कहीं पर भी आप पानी के अंदर से मूवमेंट कर रहे हैं तो आप लाइफ जैकेट को जरूर पहने। इसको बोलते हैं लाइफ बॉय। क्या बोलते हैं? लाइफ बॉय बोलते हैं। लाइफ बॉय जैसे लाइफ जैकेट से एक आदमी बच सकता है, वैसे ही लाइफ बॉय की मदद से इस प्रकार से रस्सी पकड़ेंगे तो अपन 4 आदमी तक किसी भी इंसानों को डूबने से बचा सकते हैं। इस प्रकार से पकड़ने पर, ताकि 1 से अधिक आदमी हो तो इसको अपन पकड़ लेंगे तो वो आदमी पानी में डूबने से बच जाएगा। अब आप कहोगे सर हमारे घरों में तो लाइफ बॉय लाइफ जैकेट और फिर भी यदि हमको कहीं पर पानी में से निकलना पड़े तो आप इस प्रकार के देसी जुगाड़ भी हमारे पास है। बोतल हमारे पास देसी जुगाड़ है, ये जुगाड़ को आप भी बना सकते हो। कैसे करना है? कोल्ड ड्रिंक की बोतल, खड़े बेटे, कोल्ड ड्रिंक की बोतलों को ले लेंगे, टाइटली इनको ढक्कनों को बंद कर देंगे अच्छी तरीके से, क्योंकि इनके अंदर वैक्यूम जनरेट हो जाती है और इसको आप लोग बांधेंगे इस प्रकार से देखो, क्योंकि ये देसी जुगाड़ है, इसको आप खुद बना सकते हैं। भाई लाइफ जैकेट लाइफ बॉय तो आपके पास नहीं है, लेकिन इनको यदि आप बना लेंगे तो इससे भी आप डूबने से बच सकते हैं। ठीक है, तो बना लेंगे ना, तो ये देसी जुगाड़ है, इसकी मदद से भी आप डूबने से बच सकते हैं।
लेकिन हाँ ये है कि विशेष तौर पर बताना, यदि आपको तैराकी नहीं आती है या आपको ये निर्देश है कि क्या नाम से पानी वाले क्षेत्र पे नहीं जाना है, तो आपको इस प्रकार की कार्रवाई नहीं करनी है, अपने आप का बचाव रखना है। दूसरा, एक ड्राई रेस। एक तरीके मैं आपको बता देता हूँ कि यदि आपके सामने कोई पानी में डूब रहा है और आपको तैरना नहीं आता है या फिर आपको तैरना भी आता है, तो ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर कभी काम नहीं करना है। तो आप क्या करें, यदि आपके पास कोई रस्सी है तो रस्सी में उसको बोलते हैं ड्राई रेस्क्यू, मतलब पानी के बाहर रहकर किसी का बचाव करना, उसको बोलते हैं ड्राई रेस्क्यू। तो आपको क्या करना है, ऐसे कोई डूब रहा है, ऐसे रस्सी फेंकते हुए है, तो रस्सी फेंके अपनी पोजिशन ऐसे लेट जाना है, पीछे से दो एक आदमी उसका पैर पकड़ लेगा और इस प्रकार से रस्सी फेंक देंगे, तो रस्सी जो आदमी डूब रहा है उसको अपन अपनी ओर खींच लेंगे, अपनी ओर खींच के उसको अपन बचा सकते हैं। और ऐसे ही अभी रस्सी भी नहीं है तो अपने पास कोई डंडा है, यदि कोई लकड़ी है तो डंडा है, उसको ऐसे नहीं पकड़ा देना खड़े खड़े, आपको उसको पकड़ाकर, लकड़ी को पकड़ाकर लेट जाना है और इस प्रकार से, क्योंकि जो आदमी डूब रहा होता है पूरी पावर से आपको कोई जो आपको ऑब्जेक्ट फेंका है उसको पूरा खींचेगा, तो खींचने के कारण कहीं आप ही उसके तरफ पानी में ना गिर जाओ, इस चीज का विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना है। अब लास्ट में ये तो था जब भूकंप के बारे में और बाढ़ के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें थी। अब लास्ट में एक चीज चीज आजकल ज्यादातर देखने को मिल रही है, वो है घरेलू सिलेंडर में आग लगना। क्योंकि कई बार क्या है, अपनी लापरवाही की वजह से मान लो या सावधानी नहीं रखने की वजह से मान लो सिलेंडर में आग लग जाती है, तो उस केस के अंदर अपन किस प्रकार से उस आग को बुझा सकते हैं वो भी आपको बताया जाएगा। क्योंकि आग लगने के 3 कारण होते हैं, मतलब कारण क्या, आग 3 कारणों से मिलकर बनती है। पहला तो है आग में ईंधन है, ताप है और तीसरा है ऑक्सीजन। यदि इन तीनों चीजों में से अपन किसी भी एक चीज को कट कर देंगे तो आग वहीं पर बुझ जाएगी। तो इस केस के अंदर अपन सबसे पहले जो ऑक्सीजन की सप्लाई है, किस प्रकार से जो ऑक्सीजन आग के माध्यम से मिल रही है, आपको मिल रही थी, उसको अपन कट कर देंगे ताकि आग बुझ जाएगी। तो अभी आपको डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया जाएगा। देखो अभी नली में सिलेंडर में से निकल रही थी और इसमें से आग निकल रही है, तो आप लोग क्या करना है, इसके बीच में देखो यहाँ पे एक एयर स्पेस बन रहा है, ये ऑक्सीजन वाली पार्ट है। यदि अपन इसकी ऑक्सीजन सप्लाई को कट कर देंगे तो ये आग जो बाहर निकल रही है बुझ जाएगी। देखो इस प्रकार से एक अंगूठे की मदद से तो थोड़ा सा आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाएंगे तो उससे आप आग को बुझा सकते हैं। दूसरा, आप देखो सर नलियां नहीं लगी, रेगुलेटर की नली निकल गई है और वहां से आग निकल रही है, करवा देंगे अभी। तो रेगुलेटर में से जैसे के नाम से आग निकल रही है, तो उसके लिए क्या करना है, देखो ये आग निकल गई, आपको एक बाल्टी लेनी है ऐसे। अब आप ऑक्सीजन की सप्लाई कैसे कट करेंगे, जोर से इसको दबाना है। देखो इस प्रकार से आप इसकी ऑक्सीजन सप्लाई कट करते हैं। ध्यान ये रखना है कि ये बाल्टी है, ये प्लास्टिक की होनी चाहिए, लोहे की बाल्टी को आप इस्तेमाल मत करना, क्योंकि उससे क्या है कि अपने को नुकसान होने की संभावना रहती है। तीसरा एक तरीका और है, रेगुलेटर में से भी आग नहीं निकल रही, कई बार लीकेज हो जाता है, जो लीकेज हो जाता है वहां से अपन आग निकल रही, उसको कैसे करेंगे, तो अपने पास एक कंबल है, ये पीछे सभी देखिए, एक कंबल लेना है घर में, उस कंबल को पानी में अच्छी तरीके से डुबा देना है। पानी में डुबा के उसको अच्छी तरीके से गीला करने के बाद पीछे की तरफ से अपना बचाव करते हुए आप इस प्रकार से कंबल को लपेट देंगे। देखिए इस प्रकार से आप कंबल को लपेट देंगे तो भी वो आग जो लगी हुई है सिलेंडर के अंदर वो आग बुझ जाएगी। तो 3 तरीके आपको बताए गए। आप ये ध्यान रखना कि घर जाने के बाद इसका प्रैक्टिकल डाले मत करना। तो कई आदमी सोचेंगे आज हम सीख के आए और अपने घर में प्रैक्टिकल कर लेते हैं, वो काम नहीं करना है। कभी जरूरत पड़ती है तो आपको लगे कि हमारे घर में ऐसी कोई स्थिति बन रही है तो आप उस चीज का इस्तेमाल, इन टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हो। अभी देखो मैडम आपके बीच में है, ये प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे आपको। तो फिर ये काम कॉन्फिडेंस का है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। देखो ये जो स्पेस है खाली एक अंगूठे की मदद से आपको इसको बनाना है। देख रहे हैं सभी, ध्यान से देखिए इस चीज में, आवाज नहीं पीछे, आवाज मत करो, आराम से देखो, उसको समझो। मैडम बीच में कैसे कर देंगे बस।
तो ये देखिए बहुत सिंपल है, लेकिन जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ, घर पर ट्राई मत करना। एक CPR और एक ये फायर वाला, घर पे ट्राई मत करना, अपने अड़ोस पड़ोस में ट्राई मत करना कि दूसरे पड़ोसी घर ले जाने कर लेंगे, वो काम भी नहीं करना है। तो एक तरीका और जो दूसरा भी डेमो दिखा देते हैं आपको, बाल्टी से ऐसा तो मैं भिजाई थी। अरे गुरु को करवाने का बाल्टी वाला कर दिया। तो इस प्रकार से यदि कभी जरूरत पड़ती है तो आप सभी इसको करिएगा। चलो अब सभी बैठ जाओ, घर सभी बैठ जाओ, सभी बैठ जाइए। एक सिलेंडर से संबंधित जानकारी महत्वपूर्ण हो रहे हैं। ये सभी में बार बार आपको कह रहा हूं, ये कोई खेल नहीं है। ये पीछे ये साधन है, ये सभी आराम से लास्ट देखो, आपने ध्यानपूर्वक सुना है। लास्ट की एक चीज इंपॉर्टेंट ये है, कई बार अपन सिलेंडर देखते हैं, सिलेंडर संबंधी जानकारी मैं और दे देता हूँ। कई बार अपन सिलेंडर देखते हैं तो सिलेंडर की भी एक्सपायरी होती है। क्या होती है? एक्सपायरी। तो अपने घर में जैसे कई बार अब गया सिलेंडर फट गया, तो सिलेंडर की एक्सपायरी का मतलब इसकी जो बाहरी लेयर होती है, जिसके अंदर अपन कंप्रेस करके जो LPG भरते हैं, ना लिक्विड पेट्रोलियम गैस, वो इसके अंदर भरी जाती है, कंप्रेस करके भरी जाती है। तो इस सिलेंडर के बाहरी आवरण का एक एक्सपायरी डेट होती है। अपन कभी ध्यान देते नहीं। आपने कभी लिया है क्या? चेक करिए एक्सपायरी, कोई नहीं करता है। लेकिन आज के बाद से आपको हमेशा ये एक्सपायरी आपको चेक करनी है। कैसे चेक करनी है? इसी के ऊपर लिखी होती है, दवाई के ऊपर लिखी रहती है ना एक्सपायरी डेट, ऐसे इसके ऊपर लिखी हुई है। इसके जो 3 प्लेयर बने हुए हैं, इन 3 प्लेयर पे एक पे लिखा रहता है। जैसे इस पे लिखा हुआ है 827, यदि आप देख लेना बाद में, जब इस पे लिखा रहता है 827, तो पूरे 12 महीनों को ABCD के अंदर बांटा गया है। किसमें बांटा गया है? ABCD में। जनवरी, फरवरी और मार्च किसमें रखा गया है? A। अप्रैल, मई और जून किसमें रखा गया है? B। जुलाई, अगस्त और सितंबर किसमें? और अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर किसमें? B में। तो 4 महीनों को आप ऐसे ले सकते हो इन 4 ABCD में। और जो साल है ये 27, मतलब 2027 जनवरी, फरवरी, मार्च तक के बाद ये सिलेंडर क्या हो जाएगा? एक्सपायर हो जाएगा। तो जब कभी भी आप अपने घर में सिलेंडर ले लें या बाहर से कोई डिलीवरी बॉय सिलेंडर देने आए, तो इसकी एक्सपायरी की जांच आपको जरूर कर लेनी है। गैस एक्सपायरी नहीं होती है, इसके बाहर का जो मटेरियल है, लोहे का जो बना हुआ है, ये एक्सपायरी होता है। क्योंकि जो फटने की अपनी घटनाएं सामने आती है, वो इसी वजह से कि कई बार एक्सपायरी वाले सिलेंडर इस्तेमाल हो जाते हैं। तो इस चीज का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। तो आज के इस डेमोस्ट्रेशन में आपको डिजास्टर से रिलेटेड और अपने दैनिक जीवन में जो कई बार घटनाएं सामने आ जाती हैं, उनमें आप अपना बचाव कैसे करेंगे, इसके बारे में हमारी टीम द्वारा आपको जानकारी दी गई। और मैं आशा करता हूं कि भविष्य में यदि कभी न केवल डिजास्टर और अपने दैनिक जीवन में कभी इसका आपको जरूरत महसूस हो, तो उनका उपयोग करें। आप सभी विद्यार्थियों ने मुझे ध्यानपूर्वक सुना, सभी अध्यापक गणों या प्रिंसिपल सर, सबका मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और भविष्य में ये भी आशा है कि किसी प्रकार के डिजास्टर में आप सब लोग हमारे साथ मिलकर, प्रशासन के साथ मिलकर सहयोग करेंगे। धन्यवाद। सभी लोगों को मेरी तरफ से, इस विद्यालय की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। हेलो मैडम।